हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम टोटल कॉस्ट के कैलकुलेशन के बारे में और टोटल कॉस्ट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कुल लागत की गणना कैसे की जाती है और कुल लागत के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बाद में इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी कहते हैं और ओवरहेड के बारे में पूरी डिटेल स्टडी और क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में बताया था पूरा डिटेल में। ठीक है, अब देखिए हमें एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो करना है वो मेन काम है कॉस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए ही हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को पढ़ा। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के दो पार्टीशन को पढ़ा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो ठीक है, जो डायरेक्टली लगती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड कहते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। तो ये सब चीज़ें हमने इसलिए पढ़ी है ताकि हम क्या कर सके, कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो टोटल कॉस्ट होती है ना, वो टोटल कॉस्ट मिल करके बनती है दो तरह की कॉस्ट से, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्लियर हो रहा है मैटर? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिला करके हमारी क्या बनती है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो अब हम ये देखते हैं कि इस टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन होता कैसे है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, कॉस्टिंग में एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। ठीक है, कॉस्ट का स्टेटमेंट या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, कॉस्ट की शीट भी कह सकते हैं। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह अकाउंट्स नहीं बनाने। क्या नहीं बनाने? अकाउंट नहीं बनाने। इसमें हम ज़्यादातर क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह की एक क्या बनानी पड़ेगी, शीट बनानी पड़ेगी जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा। ठीक है, अब देखिए ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हेडिंग लगा देंगे। यहाँ पे हम अपना आउटपुट क्या कर देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो रॉ मटेरियल हमने लगाया है, जिससे कोई प्रोडक्ट बनता है या जिसे प्रोडक्ट में पहचाना जा सकता है, वो मटेरियल। ठीक है, ये है डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, कंज्यूम का मतलब क्या होगा कि हमने कितना यूज़ किया है। ठीक है, यूटिलाइजेशन कितना किया है। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, जो कंज्यूम किया है वो हमको यहाँ पे लिखना है। पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर किसी आउटपुट के लिए हमने कितना मटेरियल यूज़ किया है, वो मटेरियल जो कंज्यूम किया है वो हमें यहाँ शो करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर देखिए नेक्स्ट चीज़ हमको लिखनी है लेबर कॉस्ट। ठीक है, लेबर कॉस्ट कौन सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्टली लेबर एंगेज है, उसके लिए जो कॉस्ट हमने दी है वो हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वाली चीज़ें हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी हमको क्या करने, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो हमने तीनों डायरेक्ट चीज़ें यहाँ पे लिख दी। इसके बाद हमें एक कॉस्ट का कंपोनेंट मिलेगा, एक जो प्राइम कॉस्ट है वो हमें मिलेगी। इसको हम मैन्युफैक्चर कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमको जो रिसीव होगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या रिसीव होगा, प्राइम कॉस्ट रिसीव होगा। क्लियर? फिर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। अब ये सारी जो है हमारी वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो हमने ऊपर लिख दी है, इसके बाद हमने प्राइम कॉस्ट निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट को लिखेंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले आएगी फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। ठीक है, अब वर्क ओवरहेड कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दिया था। तो हमारे क्वेश्चन में जितने भी वर्क ओवरहेड दे रखे होंगे, देखिए हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे ओवरहेड दे रखे होंगे, जिसमें से हमको पहचानना होगा कि फैक्ट्री के कौन से हैं, ऑफिस के कौन से हैं, सेलिंग के कौन से हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से हैं। तो आप उसमें से फैक्ट्री के पहचान के और सारे एक्सपेंसेस को, सारे ओवरहेड को एक साथ में लिख दोगे। ठीक है, फिर उन सारे ओवरहेड की टोटल करके उसको प्राइम कॉस्ट के साथ में जोड़ दोगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपके क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप ये भी दे रखा हो, और ये कौन सा स्क्रैप है, फैक्ट्री का स्क्रैप है। कई बार क्या होता है कि जो बचा हुआ स्क्रैप होता है, जो कचरा वगैरह होता है, वो भी कई बार सेल कर दिया जाता है। तो अगर इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हो तो हमें क्या करना है, इसको सारे फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने के बाद
यहाँ पे अभी मेरे पास सारे ओवरहेड मैंने लिखे नहीं है, बट आपको मैंने सारे फैक्ट्री ओवरहेड बता दिए हैं। तो सारे फैक्ट्री ओवरहेड को आप लिखने के बाद इसमें ऐड करोगे, इसके बाद आपको पूरी टोटल रिसीव होगी और उस टोटल में से आप क्या करोगे, सेल ऑफ स्क्रैप को माइनस करोगे। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। इसके बाद में आपको फिर एक और टोटल रिसीव होगी माइनस करने के बाद में। इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो वर्क इन प्रोग्रेस की, वर्क इन प्रोग्रेस का शॉर्ट नेम है WIP, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कुछ माल ऐसा होता है या कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो अभी भी क्या हो रहा होता है, प्रोसेस में चल रहा होता है, वो बन रहा होता है, ना तो वो पूरा बना है और ना ही वो पूरा रॉ मटेरियल है, वो बीच में चल रहा होता है, आधा बन गया होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो आपको उसको भी एडजस्ट करना है। ठीक है। कैसे एडजस्ट करोगे, सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया। ठीक है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया। ठीक है। मैं आपको वापस बताती हूँ, देखो कैसे करना है अपन को। प्राइम कॉस्ट निकाल दी, तीनों को, वो जो डायरेक्ट थे उनको जोड़ के प्राइम कॉस्ट निकाल दी। ठीक है। प्राइम कॉस्ट को निकालने के बाद में ये देखिए प्राइम कॉस्ट को निकालने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सेल ऑफ स्क्रैप माइनस करना है, अगर दे रखा हो, इफ क्वेश्चन में अवेलेबल हो। ठीक है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमें WIP का, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो तो उसे एडजस्ट करना है। ठीक है। वो एडजस्ट करने के बाद में एडजस्ट क्या करना है, या तो ओपनिंग को ऐड करना है और क्लोजिंग को लेस करना है। ठीक है। ये करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट। ये हमारे कॉस्ट का सेकेंड कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है। इसको सेकेंड कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब हमें क्या मिल गई है, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई है। अब फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट का थर्ड कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है। क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट बहुत सारी छोटी छोटी कॉस्ट को मिला के बनी होती है। तो इसके बाद में देखिए, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में अब आपको अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड का, किसका, फिनिश गुड जो बना हुआ माल होता है, बने हुए माल का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश गुड का, तो आपको उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, फिनिश गुड मतलब बना हुआ माल। तो अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा है तो वो कब एडजस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में एडजस्ट होगा। ठीक है। ये प्रोसीजर है, इसको हम पहले एडजस्ट नहीं कर सकते। ये शीट जैसे प्रोसीजर में बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि हम फिनिश गुड को पहले ऐड लेस कर देंगे और वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक को बाद में ऐड लेस कर लेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें बिल्कुल इस शीट को सीक्वेंस में चलाना है। ठीक है। तो फिर हमने फिनिश गुड का जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक था उसको ऐड और लेस कर दिया। इसके बाद में हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत। बेचे गए माल की लागत ये हमारे कॉस्ट का थर्ड कंपोनेंट्स है। ठीक, फोर्थ कंपोनेंट्स है। ठीक है। तो ये बेचे गए माल की लागत। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको सब डिटेल में बता दिए हैं। सबको हम यहाँ पे लिख के ऐड करके बाहर आउटर में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इसको ऐड करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ में, तो हमें क्या रिसीव हो जाएगी, टोटल कॉस्ट रिसीव हो जाएगी। ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट जिसका जो हम निकालना चाहते थे वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। ठीक है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी हो सकता है और प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसी कंडीशन होगी हम उस हिसाब से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करके उसको हम टोटल कॉस्ट के साथ में ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में प्रॉफिट ऐड करने के बाद में हमें फाइनली रिसीव होगी सेलिंग प्राइस, जिसको कि हम सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे क्या टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट शीट। देखिए ये है ना, जैसे फॉर्मेट में दे रखी है बिल्कुल इसको वैसे ही फॉर्मेट में बनाना है। एक बार आप वापस देख लीजिए। पहले हम पूरी डायरेक्ट कॉस्ट, तीनों डायरेक्ट कॉस्ट ले लेंगे, इससे हमें प्राइम कॉस्ट रिसीव होगी। प्राइम कॉस्ट को मूल लागत भी कहते हैं। ये हमारी कॉस्ट का फर्स्ट तत्व है।
फिर इसके बाद में हम उसमें फैक्ट्री या फिर वर्क ओवरहेड को ऐड करेंगे। फिर अगर हमारे क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप की इंफॉर्मेशन है तो उसको हम लेस करेंगे, और अगर वर्क इन प्रोग्रेस की भी इंफॉर्मेशन है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड लेस करेंगे। इससे हमें क्या मिलेगी? फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी। ये हमारी कॉस्ट का सेकेंड कंपोनेंट्स है, सेकेंड तत्व है, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में हमें जो रिसीव होगा वो क्या रिसीव होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही हम इसको फैक्ट्री कॉस्ट के साथ में ऐड करेंगे हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन लागत, ठीक है। उत्पादन की लागत हमें रिसीव हो जाएगी। फिर अगर आपको फिनिश गुड बने हुए माल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसको भी हम एडजस्ट कर देंगे, और इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगी। फिर उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट रिसीव होगी, और फिर टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेल्स रिसीव होगी, ठीक है। तो ये शीट आपको इसी फॉर्मेट पे बनानी है। इस शीट को आप अपने नोट्स के रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको बहुत आगे काम आएगा, इसलिए आप इस शीट को अच्छे से इसी तरीके से बना दीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस शीट के जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट नंबर फर्स्ट, इस शीट का जो एक एलिमेंट है वो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। देखिए डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो है वो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल तो ठीक है लेकिन कंज्यूम कैसे निकाला जाता है उसके लिए एक अलग से हमें ध्यान से कैलकुलेशन देखनी होगी कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें। वो फॉर्मेट कुछ इस टाइप से बनेगा आपके डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने का। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रॉ मटेरियल के ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो सकती है। तो मैंने ये जो फॉर्मेट बनाया है ये हाईएस्ट फॉर्मेट है जो हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी एक क्वेश्चन में नहीं दे रखी होगी, इसमें से कुछ ही चीज़ें दे रखी होगी। तो मैंने आपको पूरा हाईएस्ट फॉर्मेट बता दिया है। एक बार देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल के ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसमें ऐड करना है आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया ये इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी और ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमको इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर ये वाले एक्सपेंसेस भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्ट मटेरियल के कैलकुलेशन में जाएंगे, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और कैरेज इनवर्ड। ये चीज़ें भी अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो इनको भी आपको इसमें ऐड में लेना है, ठीक है। फिर इन सब ऐड वाली आइटम्स की टोटल करके आउटर में ला करके इसको ओपनिंग के साथ में ऐड करके ये फाइनल टोटल आपको लेके आनी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा अगर ये तीनों चीज़ें भी दे रखी हो तो इनको भी ध्यान में रखना है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, जो खराब मटेरियल रिटर्न किया है वो, लॉस बाय थेफ्ट और फायर, अगर फायर या चोरी से कोई लॉस हो गया है तो उसको भी मटेरियल का, ठीक है। फिर लॉस ऑफ सेल ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल। स्क्रैप ऑफ मटेरियल अगर कोई दे रखा हो तो वो भी आपको इसके लेस में लिखना है। और फिर ये सारी लेस वाले आइटम को जोड़ करके इसको आउटर में ला करके मेन टोटल में से माइनस करके आपको क्या निकालना है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए ये बहुत सारी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली और ये वाली इंफॉर्मेशन ही दे रखी होती है, तो आपको क्या करना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इससे भी ये निकल जाएगा। अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी साथ में दे रखी हो तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा? ऐसे एक फॉर्मेट से आपको वर्किंग नोट में या फिर डायरेक्टली आप उस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कॉस्ट का स्टेटमेंट बनाना है
और कॉस्ट के स्टेटमेंट में जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे। बाकी शीट का फॉर्मेट इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है और ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने का फॉर्मेट भी हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम देखिए इससे हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकल जाएगी और पूरी कॉस्टिंग में हमें यही काम करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने का काम करना है। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आती ही नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जिनको अपन को टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है, देखो आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको एक बार, देखिए मैंने सब लिख दिए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के जो एप्रोप्रिएशन है, जो लाभों के नियोजन से संबंधित मदें हैं, लाभों के नियोजन से संबंधित मदें कौन कौन सी है। सबसे पहले देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, रिजर्व एंड फंड्स, अगर हमने कोई जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफ़र किया है तो वो चीज़ कॉस्ट में नहीं आएगी। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, दान और चंदे इसमें नहीं आएंगे। डिविडेंड्स नहीं आएंगे, ठीक है, डिविडेंड मतलब लाभांश। फिर अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोनस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इनका कभी कॉस्टिंग में जिक्र भी नहीं किया जाएगा और ना ही टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन में इनको हम कभी एज अ एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड कभी नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है, एज अ एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड हम इसको कभी भी खर्चों के रूप में नहीं लेंगे कॉस्ट की कैलकुलेशन में। क्लियर हो गया आपको। फिर देखिए नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ग्रेच्युटी और पेंशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, फिर ट्रांसफ़र फीस और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो ये चीज़ें भी कभी भी कॉस्ट की कैलकुलेशन में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बीच में ये चीज़ें दे रखी है तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, पर आपको एकदम ध्यान होना चाहिए कि हमें ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लेनी है। ठीक है, देखिए इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, इसके अलावा है एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। ये देखिए एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, कुछ एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि एबनॉर्मल आइडियल टाइम वेजेस, जो वेस्ट किया हुआ टाइम होता है, जो वेस्ट टाइम की वेजेस होती है वो भी इसमें नहीं आती है। लॉस बाय थेफ्ट, अगर चोरी से कोई हानि हो गई है तो वो भी नहीं आएगी। एबनॉर्मल डिफेक्टिव प्रोडक्शन, अगर कोई हमने दूषित प्रोडक्शन है जो कि खराब प्रोडक्शन है वो भी इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो थी जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी नहीं आती है। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा आपके टॉपिक था एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में आपने पहले 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर इनके 2 पार्टीशन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, क्लियर हो रहा है। फिर हमने इनके जो इनडायरेक्ट पार्ट थे उससे एक चीज़ पढ़ी थी, ओवरहेड। ओवरहेड को 4 भागों में बांटा था, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ओवरहेड पढ़ने के बाद में हमने टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए एक पूरी शीट पढ़ी थी, पढ़ी अभी इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, फिर हमने इस शीट के अंदर जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है वो निकालने का तरीका देखा। फिर हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि कॉस्ट के अंदर नहीं आती है, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सेकेंड चैप्टर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के सारे नोट्स। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। ओके।